नमस्कार साथियों, फ्यूचर विल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एसएससी पीवाईक्यू सीरीज से टेस्ट पढ़े थे। आज शुरुआत कर रहे होंगे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। उम्मीद है आप सभी को सेट टेस्ट पसंद आया होगा। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से रहने वाला है। ये क्वेश्चन करते हैं हम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल से, और कई बार जो है रेगुलरली या कई बार जो है एसएससी एग्जाम्स में आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आर्टिकल का संबंध किससे है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को, ठीक है, अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के, अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन, ठीक है, के लिए अतिरिक्त अदालतों, मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान देना, अतिरिक्त अदालतों यानी कि हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, एडिशनल कोर्ट्स की। किसकी बात कर रहे होंगे? एडिशनल कोर्ट्स की, ठीक है, स्थापित करने की शक्ति देता है। कुल मिलाकर क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा। ये कहना चाह रहा है कि आपको पता है इंडियन पार्लियामेंट के पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं, और इंडियन पार्लियामेंट्स को जो है ये राइट्स मिलता है। और यहां पर, और इंडियन पार्लियामेंट यानी कि संसद का काम क्या है? संसद का काम है कानून बनाना। संसद का काम क्या है? कानून बनाना। और कानून बनाएगी तो कई बार जो है उसको कुछ पावर्स मिलती है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि एडिशनल कोर्ट, ठीक है, एडिशनल कोर्ट की स्थापना संसद कौन से अनुच्छेद के माध्यम से करती है? ये इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन है। आगे ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 248 और एक डी ऑप्शन है यहां पर अनुच्छेद, ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 447। यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पर राइट ऑप्शन जो है वो क्या होने वाला है आपका? राइट ऑप्शन होने वाला है अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 247। यहां पर हम कहीं ना कहीं जो है हम बात कर रहे होंगे, एक बार कंप्लीट आर्टिकल्स को जो है थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 246, किसकी बात कर रहे होंगे? अनुच्छेद 246, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 में क्या किया गया है? यह अधिकार देता है, ध्यान देना, भारतीय संविधान, क्या भाई, संसद को शक्ति कौन देता है? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संसद को पावर कौन देता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान देना, भारतीय संविधान संसद को, किसको? संसद को यानी कि पार्लियामेंट को, किसको? पार्लियामेंट को शक्ति देता है। क्या देता है भाई? शक्ति देता है। किससे संबंधित शक्ति देता है? ठीक है, ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को ये शक्ति दे रहा होगा, और पार्लियामेंट जो है ये शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है? शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। तो आप इतना सा याद रख के चलना कि अनुच्छेद 46 का संबंध जो है वो किससे है? शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। अब इस शक्तियों का अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। शक्तियां कौन सी? विधायी शक्तियां। कौन सी शक्तियां? विधायी शक्तियां, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, विधायी शक्तियों का विभाजन, किसका? विधायी शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद किसमें किया गया है? अनुच्छेद 246 में। और विधायी शक्तियों को, ठीक है, कितने भागों में? इसमें 3 लिस्ट है। एक तो यूनियन, क्या है? यूनियन यानी कि संघ, क्या? संघ। और एक क्या है? स्टेट, यानी कि राज्यों में और संघ में। किसमें शक्तियों का विभाजन? संघ में और राज्यों में। तो अनुच्छेद 246 का संबंध किससे है? शक्तियों का विभाजन से। किससे संबंध है? शक्तियों के विभाजन से। शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, इतना सा याद रख के चलना। उसके बाद में अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 की बात हो गई, पावर सेपरेशन की बात कर रहा होगा, शक्तियों के विभाजन की बात कर रहा होगा। किस किस में? यूनियन, केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार, और किसमें? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों में। अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 247 में हम बात कर चुके हैं कि यह संसद को शक्ति देता है, यानी कि भारतीय संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वह क्या कर सकता है? एडिशनल कोर्ट, ठीक है, सर्टेन एडिशनल कोर्ट यानी कि अतिरिक्त अदालतों की स्थापना करने का क्या देता है? अधिकार देता है। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे अनुच्छेद 248 की। किसकी बात कर रहे होंगे? अनुच्छेद 248। तो देखो, कई शक्तियां कुछ ऐसी होती है, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट
शक्तियां। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर। देखो इसमें हमने क्या कहा था, अनुच्छेद 246 में हमने कहा था कि शक्तियों का विभाजन किया गया है, किस किस में किया गया है, यूनियन में यानी कि संघ में और राज्य सरकार में किया गया है। कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। ठीक है, कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में, यानी कि जितने भी विधायी शक्तियां हैं उनको कितने भागों में विभाजित कर दिया गया, 3 भागों में। ठीक है, एक तो संघ सूची के विषय क्या होंगे, राज्य सूची के विषय, और एक क्या होगा, समवर्ती सूची के विषय। तो क्या लगता है, क्या यही विधायी शक्तियां हैं, इनके अलावा भी कुछ कानून है, इनके अलावा भी क्या है, कुछ कानून है। तो भारतीय संविधान ने उनको किस में रखा, अनुच्छेद 248 में। किस में रखा, अनुच्छेद 248 में। जैसे एक चीज ध्यान रखिए, संविधान बनाता तब कोई नहीं जानता था कि साइबर अटैक होंगे, साइबर हमले होंगे, क्योंकि उस समय आईटी सेक्टर, ठीक है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज्यादा ग्रो नहीं किया था। तो उस समय किसी को भी ये नहीं पता था कि आने वाले समय में सरकारों को या जनता को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसका मतलब अब संविधान बनने के टाइम तो 3 ही विषय रहे, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो अवशिष्ट शक्तियां कौन सी शक्तियां होगी, यानी कि इनके अलावा, किनके अलावा, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और, ठीक है, समवर्ती सूची, इनके अलावा जो भी काम थे, जो भी विधायी शक्तियां थी वो किसमें आएगी, अवशिष्ट शक्तियां में। तो ध्यान देना, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाएगा कौन, संसद। किसको अधिकार दिया गया, संसद को, पार्लियामेंट को अधिकार दे दिया गया। तो ध्यान देना, अनुच्छेद 248 क्या कहता है, अनुच्छेद 248 क्या कहता है कि संविधान, भारतीय संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वह अवशिष्ट शक्तियों पर, किस पर, अवशिष्ट शक्तियों पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। और इसके अलावा, इसके लिए एक एग्जाम्पल के लिए अवशिष्ट शक्तियों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक कानून का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में एक एक्ट लाया गया, वो किसका एग्जाम्पल है, वो है अवशिष्ट शक्तियों का। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253। तो अनुच्छेद 253 में किसका प्रोविजन किया गया है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 253। तो ध्यान दो भाई, अनुच्छेद 253 की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें यह प्रोविजन किया गया, जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, उनको लागू करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, लागू करने के लिए, मान लो, ठीक है, मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे प्रेसिडेंट किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई एग्रीमेंट करके आते हैं, मान लो वो क्लाइमेट से संबंधित हो सकता है, एनवायरमेंट से संबंधित हो सकता है, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, मान लो ये एग्रीमेंट करके आते हैं। अब एग्रीमेंट करने से थोड़ी ना काम चलता है, ये इंडिया में आकर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में क्या बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए, क्या, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए संसद क्या बनाती है, कानून बनाती है। संसद क्या बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत शक्ति मिलती है उसको, अनुच्छेद 253। किसके तहत, अनुच्छेद 253। ठीक है, इसके तहत क्या बन सकता है, कोई लॉ बनता है। क्या बनता है, लॉ। जैसे आपको पता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, आप सभी ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986 ये एक्ट जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, क्या, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को भारत में इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। तो कौन सी अनुच्छेद शक्ति देता है, अनुच्छेद 253। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक बार मैं इसकी समरी कर देता हूं। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 246 की जब बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है, शक्तियों के विभाजन से है। किससे है, शक्तियों का विभाजन से है। मेन पॉइंट याद रखना, शक्तियों का विभाजन, अनुच्छेद 246। ठीक है, उसके बाद में ध्यान दो भाई, अनुच्छेद 247 एडिशनल कोर्ट की बात करता है। किसकी बात करता है, एडिशनल कोर्ट, अनुच्छेद 247। अनुच्छेद 248 यानी कि 246 में जो विधायी शक्तियां नहीं थी
ठीक है, ये प्रावधान किसका करता है? अवशिष्ट शक्तियों की। 253 किसका प्रावधान करता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट जितने भी होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए यदि भारत में कानून बनाना पड़ जाए तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया जाएगा? कौन से के तहत बनाया जाएगा? अनुच्छेद 253। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसमें क्या बोल रहा जा रहा? क्वेश्चन क्या था? अतिरिक्त अदालतें। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 247। अनुच्छेद 247। इंडियन ज्योग्राफी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड, ठीक, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, किसकी बात किया जा रहा? ऑफ इंडिया, इट्स साउथ, सदर्न इंडिया की बात किया जा रहा है, या सदर्न एंड को पूछा जा रहा है। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिण छोर तक दूरी कितनी है? ऑप्शन, ठीक है, 2914, 3214, क्या ऑप्शन क्या दिया जा रहा है? 2914, 3214, 3785 और 4109। तो सबसे पहले हम समझ रहे होंगे यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन ये किया गया है आपके सामने, क्या कि भारत का उत्तरी, भारत का कौन सा हिस्सा? नॉर्दर्न पॉइंट, और भारत का कौन सा पॉइंट? सदर्न पॉइंट, ठीक है, इनके बीच की क्या पूछा जा रहा है? देखो भाई, उत्तरी छोर और दक्षिण छोर, ठीक है, नॉर्दर्न एंड सदर्न एंड की बात की जा रही है। तो इनकी डिस्टेंस कितनी है? इनकी डिस्टेंस कितनी है? तो इतना सा याद रखना, ठीक है, बहुत रटने की कोशिश मत करना मेरे प्यारे बच्चे, इतना सा याद रखना। आप रीजनिंग भी पढ़ते होंगे, रीजनिंग में एन जो है वो कितने नंबर पर आता है? वो आता है 14 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर आता है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये डिस्टेंस जो है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, यदि नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, तो ये दूरी जो है, ठीक है, इसका क्या रीजनिंग में एन से क्या होता है? 14, और शुरू में क्या लगा दो आप? 32। कितनी लगा दो? 32। तो देखो भाई साहब कितना हो गया ये? 3214। हमेशा डेटा जो है वो परेशान करता है बच्चों को। देखो जीके जीएस में मेजर प्रॉब्लम आती है डेटा याद करने में, डेट याद करने में, या किसी का नेम याद करने में। उनको हमारे को बार बार रटना पड़ता है। तो कुछ न कुछ ऐसे जुगाड़ या कुछ न कुछ ऐसी चीजें फिट करो ताकि वो इजी वे में हमारे को याद हो जाए, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमने ये कहा कि नॉर्थ टू साउथ, जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये फील हो जाएगा उसको देखते ही कि नॉर्थ से क्या, नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। देखो ऐसे ऊंचाई, ऐसे लंबाई जो है इंडिया की क्या है? ज्यादा है। अब इसके साथ हम ये भी बात कर ले होंगे इंडिया का वेस्ट, ठीक है, ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व इंडिया की क्या, इंडिया की लंबाई ये वाली कितनी है? ठीक है, इसको क्या बोल रहे होंगे? चौड़ाई। तो अब मैं बात कर रहा हूँ पूर्व से पश्चिम। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट। तो ध्यान दीजिए भाई, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ये डिस्टेंस आएगी, आप शुरुआत करो, देखो ये कितना था? 32, ठीक है, तो आप इसका एंडिंग पॉइंट लो 35, और दोनों में फर्क कितना है? 29 से। तो देखो 29 क्या याद रखोगे? 29, 30, 31, 32, कितने का फर्क है? लगभग, ठीक है। ये जो फर्क आ रहा है ध्यान देना, आप इस फर्क के ऊपर लॉजिक लगाना। देखो पहला पॉइंट कैसे याद रखोगे आप? नॉर्थ टू साउथ को याद रखने का जुगाड़ क्या है कि एन कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर। यहां पर क्या याद रखना है आपको? 32 याद रखना है। उसके बाद में ये वाला कौन सा पॉइंट आएगा आपका? इसका एंडिंग रखना है 33, ठीक है, और ये क्या रखना है? 29। क्या रखना है? 29। तो देखो भाई साहब, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? क्वेश्चन ये है कि उत्तरी छोर से दक्षिण छोर की दूरी। तो ये कौन सा राइट ऑप्शन क्या होगा? 3214 किलोमीटर। और क्वेश्चन एग्जाम में यदि डिस्टेंस आता है तो बहुत क्लोज आते हैं और हम ये परेशान हो जाते हैं, याद नहीं हो पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि याद नहीं हो पाता डेटा। तो याद करने की ये कुछ ट्रिक्स है, आप याद रखना इसको, ठीक है। इसके अलावा कई बार जो है इसमें नॉर्थ टू साउथ की जो है अक्षांश पूछ लेते हैं, अक्षांश विस्तार कितना है या देशांतरी विस्तार कितना है, और उसको भी याद करने में क्या आती है? प्रॉब्लम। ये मैं ज्योग्राफी एसएससी फाउंडेशन थ्योरी क्लासेस में जो है मैं इसकी डिटेल से बात कर रहा हूँ और इजी वे में उम्मीद है आप समझ पाएंगे, ठीक है। वो क्लास मैं उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास क्या है? भारत का यामोत्र मानक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन। किसकी बात कर रहे होंगे? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 82 डिग्री
कई बार सुना होगा आपने कि भारत के मध्य से जो है 82.5 डिग्री को क्या माना गया है हमने, ठीक है, उसको IST माना गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन के रूप में हम लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है। अब आपको पता है जब हम यामोत्र की बात कर रहे होंगे तो ये कौन सी रेखा होगी, ये देशांतरीय विस्तार होगा। कौन सा विस्तार होगा, देशांतरीय। तो आइए इसके लिए हम एक बार इंडिया के मैप से समझ लेते हैं। ये इंडिया का मैप है। आपको एक चीज का पता है कि जब हम 82.5 डिग्री किसकी बात करते हैं, ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर, किसकी बात कर रहे होंगे अपन, पूर्वी देशांतर, ठीक है, किसकी बात कर रहे होंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की। और यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वह भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है। तो सीधी सी बात है, जब हम देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर जो है वो कैसे होते हैं, ऐसे खींचे जाते हैं, ऐसे ही खींचे जा रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि देशांतर ग्लोब के ऊपर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं किस शेप में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं, राउंड शेप में। तो यहां से ऐसे करके वो कहीं ना कहीं ये राउंड लेता है। भाई सीधी सी बात है, मैं यहां पर एक ग्लोब की बात कर लेता हूं। ये 0 डिग्री, ये क्या है, 0 डिग्री ग्रीनविच, जो कहां से होकर जा रही है, ब्रिटेन से। कहां से होकर गुजर रही है, ब्रिटेन से होकर गुजर रही है। उसके बाद में ये देशांतर है, क्या है ये, देशांतर। तो ऐसे राउंड शेप में है। कैसी शेप में है ये, राउंड शेप में है। तो देखो भाई, ये ग्लोब हो गया। और ये आपको पता है ये क्या है, 0 डिग्री, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। और ये यहां से जो है, ये कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश। कौन सी रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हो किसकी, यामोत्र की। किसकी बात कर रहे हैं, यामोत्र की, 82.5 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम 82.5 डिग्री की बात कर रहे होंगे, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहे होंगे, तो यहां से ये भारत के एक से उत्तर प्रदेश, क्या, उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्जापुर, वहां से जो है ये गुजरता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पूरी लाइन जो है भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन क्या दे रखा है, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो एक बात बताओ, ये इस तरह जा रही है तो आपको यदि इंडिया के स्टेट का नॉलेज है, आपको यदि ये पता है कि भारत का कौन सा स्टेट कहां पर है, तो वो यूपी के नीचे क्या आएगा, एमपी। यूपी के नीचे क्या आएगा, एमपी। अब चूंकि ये ऐसे तो जा नहीं सकती सीधी, तो क्यों, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये शेप ले रही है, राउंड शेप ले रही है, तो सीधा जाएगा तो एमपी से महाराष्ट्र में निकल जाएगी, परंतु ये टर्न ले रही है। तो इसका मतलब है एमपी के पास में कौन सा है, छत्तीसगढ़। एमपी के पास में कौन सा है, छत्तीसगढ़ से। तो ध्यान देना, 82.5 डिग्री कहां से गुजरती है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट साउथ में कौन सा, एमपी। एमपी के पास में कौन सा, छत्तीसगढ़। या ये भी याद रख सकते हो कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से क्या निकला था, छत्तीसगढ़। क्या निकला था भाई, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पास में क्या है, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के पास में क्या है, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के पास में क्या है, उड़ीसा। और उड़ीसा के जस्ट नीचे क्या है, आंध्र प्रदेश। क्या है भाई, आंध्र प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना भाई, 82.5 डिग्री यामोत्र भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से। कहां से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर क्या आ रहा होगा, आंध्र प्रदेश। तो ये कितने, कुल टोटल ये 5 राज्य हो गए। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर देखो, कर्नाटक हो नहीं सकता, पंजाब हो नहीं सकता, वेस्ट बंगाल हो नहीं सकता। तो भारत का मानक यामोत्र 82.5 डिग्री कौन से राज्य से होकर गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से। कहां से गुजर रहा है, मध्य प्रदेश का। मेरे प्यारे बच्चे लॉजिक ये रखना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से क्या बना था, छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पड़ोस में कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। और उड़ीसा के जस्ट नीचे यानी कि साउथ में कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। उम्मीद है आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर किसकी बात कर रहा है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में, हिमालय के उपखंड की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, हिमालय के उपखंड की बात कर रहे होंगे। किस उपखंड में, यानी कि कंप्लीट हिमालय आ गया, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, और उसके एक उपखंड की बात कर रहे होंगे। और हमारा क्वेश्चन क्या है, कंचनजंगा पर्वत। क्या भाई, कंचनजंगा पर्वत। तो देखो ध्यान दीजिएगा, स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में हो नहीं सकता, अरुणाचल प्रदेश में हो नहीं सकता। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे अपन बात कर लेते हैं कंचनजंगा पर्वत के लिए। यदि आपको यह पता चल गया कि कंचनजंगा, क्या, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी ये कहां पर है, तो हमारे को ऑलरेडी ये पता चल जाएगा क्या, कि ये हिमालय के कौन से खंड में
शामिल है। ठीक है, आगे ध्यान दो भाई। नेक्स्ट कहां पर है? सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत कहां पर है? सिक्किम। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? सिक्किम। ऑप्शन में देखो, इसका मतलब सिक्किम जो है वो कहां पर आ रहा होगा? सिक्किम हिमालय में आ रहा होगा। कहां पर आ रहा होगा? सिक्किम हिमालय। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है ये? ठीक है, विश्व की, ध्यान दीजिएगा, विश्व की थर्ड हाईएस्ट पीक, तीसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो भाई दूसरी कौन सी हुई? सेकंड कौन सी हुई? सेकंड हाईएस्ट कौन सी हुई? ये आपको पता होना चाहिए। K2। क्या? K2 कौन सी है भाई? केटविन। K2 जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। और फर्स्ट कौन सी है भाई? फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है, ठीक है, ये सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो याद रखिए। अब सीधी जब हम बात कर रहे होंगे, एक बार बताओ, K2 K2 किस में है? ये पीयूके में सिचुएटेड है। कहां पर है? पीयूके में है। तो सामान्यतः पीयूके को भारत जो है वो क्या मानता है? अपना हिस्सा मानता है। परंतु पीयूके जो है अभी उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? पाकिस्तान का है। तो अब K2 किस में है इस समय? पाकिस्तान में है। इस समय किस में है? पाकिस्तान में। तो सामान्यतः यदि भारत की बात करें तो भारत की तो सबसे ऊंची कौन सी हो गई? कंचनजंगा। कौन सी हो गई भाई? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, और वर्ल्ड की थर्ड। वर्ल्ड की कौन सी आएगी? थर्ड। तो कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। अब यहां पर कश्मीर में हो नहीं सकता, कश्मीर हिमालय में हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये किस में आएगा? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, और हिमाचल और उत्तरांचल में यहां पर भी क्या नहीं हो सकती। तो याद रखना, कंचनजंगा हिमालय के किस उपखंड का हिस्सा है? किस हिमालय, सिक्किम हिमालय का पार्ट है। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। हम बात कर रहे होंगे वेस्टर्न घाट की। किसकी बात कर रहे होंगे? वेस्टर्न घाट की बात कर रहे होंगे। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा है? किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ऑप्शन है अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई पहाड़ियां, जयंतिया हिल्स, खासी हिल्स, गारो हिल्स। ठीक है, अब ध्यान दो भाई, जब हम अन्नामलाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अन्नामलाई की बात करते हैं, तो देखो इंडिया का ये वाला कंप्लीट पार्ट, क्या ये वाला पार्ट कौन सा है? ये है पूर्वी घाट। कौन सा है? पूर्वी घाट। और ये वाला पार्ट कौन सा है? पश्चिमी घाट। क्या ये कौन सा है भाई? सॉरी, ये कौन सा पार्ट है? अरेबियन सी। एक मिनट के लिए आप ये ध्यान रखना, ये वाला कौन सा पार्ट है? अरेबियन सी। और ये वाला पार्ट कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला पार्ट जो है इंडिया का कौन सा आएगा? ये आएगा पश्चिमी घाट वाला। कौन सा आएगा? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। और ये वाला पार्ट कौन सा आएगा? पूर्वी घाट। कौन सा आएगा? पूर्वी घाट। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है, यहां पर एक हिल्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से रेगुलर क्वेश्चंस पूछा जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाला एक पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पहाड़ियां किसको किसको कनेक्ट कर रही है? ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कनेक्ट कर रही है। यहीं पर यानी कि पश्चिमी घाट में ही है। एक कौन सी है? अन्नामलाई। कौन सी रेंज है? अन्नामलाई। ठीक है, आगे ध्यान दो, जब हम बात कर रहे होते हैं जयंतिया, खासी और गारो, जयंतिया, खासी और गारो, तो ये किसका हिस्सा है? ये मेघालय पठार का। किसका हिस्सा है? मेघालय का पठार। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो पेनिनसुलर इंडिया का एक उपखंड है, इसका एक सब डिवीजन है, उसका नाम है मेघालय का पठार। क्या नाम है? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। ठीक है, प्लेट्यू ऑफ मेघालय। और प्लेट्यू ऑफ मेघालय की ये कुछ
पहाड़ियां हैं उसकी हिल्स है। तो याद रखना जयंतिया, खासी और गारो यहाँ की ट्राइबल है मेघालय की। कहाँ की ट्राइबल है? मेघालय की। उनके नाम पर इन हिल्स का नाम पड़ा है। और ये हिल्स किसका पार्ट है? ये पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत का, पेनिनसुलर इंडिया के एक सब डिवीजन है। कौन सा? मेघालय का पठार, वहां की। तो इसमें हम बात कर रहे थे पश्चिम घाट का हिस्सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपके सामने? अन्नामलाई। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, ये सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। अभी बात हो चुकी है इसकी, विच हिल्स आर पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू। देखो अभी अभी हम बात कर चुके हैं कि प्रायद्वीपीय भारत, क्या प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है मेघालय का पठार। क्या? मेघालय का पठार। तो अन्नामलाई पहाड़ी हो नहीं सकती, अभी बात हो चुकी है। कार्डमम नहीं हो सकती और नीलगिरी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी अभी बात कर चुके हैं नीलगिरी की और हम बात कर रहे होंगे कार्डमम और अन्नामलाई। ये सारे की सारी जो है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट की बात हो रही होगी, या हम बात कर रहे होंगे दक्षिण की पहाड़ियों की बात कर रहे होंगे, उसका ये हिस्सा है। और यहाँ पर मेघालय के पठार का हिस्सा कौन सी है? जयंतिया। कौन सी है भाई? जयंतिया। ठीक है, इसके साथ में गारो और खासी और याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। 1796 वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सोलर सिस्टम वाले टॉपिक से ही एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना, ठीक है, निहारिका परिकल्पना, ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस को संशोधित किया? ध्यान देना, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अभी नाम सुना होगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और ब्रह्मांड का एक पार्ट है, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, एक उसका प्लेट्यू है, ठीक है, एक ग्रह है, उसका नाम क्या है? अर्थ। उसका नाम क्या है? अर्थ। यहां पर जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए, तो उसमें से एक सिद्धांत, ठीक है, एक सिद्धांत है कौन सा? निहारिका परिकल्पना। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? निहारिका परिकल्पना। ये कब? यहां पर जब निहारिका परिकल्पना की बात आती है तो हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, 1796। क्वेश्चन क्या है? 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया था? ध्यान दीजिएगा भाई, क्या संशोधित किया था? इसका मतलब इस वैज्ञानिक ने क्या किया होगा? चेंज। ऑप्शन देखो, चैम्बरलिन, एडविन हब्बल, हेरोल्ड जेफरी, पियरे लाप्लास। यहां पर एक व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, पियरे लाप्लास, हम इसी की बात कर रहे होंगे। और इसने क्या किया था? इसने, इससे पहले की बात कर लेते हैं 1755 की। कब की बात है? 1755 की बात है। और 1755 में, ठीक है, एक आया था पृथ्वी की उत्पत्ति का, यानी कि ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सिद्धांत आया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक क्या आया था? सिद्धांत आया था। और उस सिद्धांत को नाम दिया गया था वायवीय वायवीय परिकल्पना, वायवीय परिकल्पना सिद्धांत। मेरे प्यारे बच्चे, 1755 की बात है। 1755 में एक सिद्धांत आया था, कौन सा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वायवीय परिकल्पना सिद्धांत। कुल मिलाकर वायवीय परिकल्पना का सिद्धांत का मतलब यह था कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम एक आग का गोला था, उसमें विस्फोट हो गया। और विस्फोट होते हुए जो है जितने भी पिंड थे, ठीक है, जिसको आज अपन प्लेनेट बोलते हैं, वो क्या रोटेट होते होते वो गोल होते गए। और इस प्रकार जो है ब्रह्मांड की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। ये कुल मिलाकर वायवीय परिकल्पना सिद्धांत में ये कहा गया। इसमें कुछ साइंटिफिकली इसमें मिस्टेक थी, तो इस सिद्धांत को संशोधित किसने किया था? इस सिद्धांत को संशोधित जो है वो कब किया गया? फिर 1796 में। कब किया गया मेरे प्यारे बच्चे? 1796 में इस सिद्धांत को संशोधित किया गया। और इसको संशोधित किसने किया था? पियरे लाप्लास ने। और उसने कौन सी थ्योरी दी फिर? निहारिका परिकल्पना। क्या दिया? निहारिका निहारिका परिकल्पना। तो अभी के लिए आप इतना याद रखना कि निहारिका परिकल्पना किसने दिया था। पहले तो ये याद रख लो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित पहला सिद्धांत कौन सा था? वायवीय परिकल्पना सिद्धांत। कब दिया गया? 1755 में। फिर इस सिद्धांत को क्या, इस सिद्धांत को संशोधित किया गया, मॉडिफाइड किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। ये कब किए गए? 1796 में। तो वो कौन सा सिद्धांत आया था? वो निहारिका परिकल्पना आया था। कौन सा सिद्धांत आया? निहारिका परिकल्पना सिद्धांत आया। और निहारिका परिकल्पना सिद्धांत किसने दिया था? लाप्लास ने। अब इतने से याद रखना, लाप्लास, ठीक है, लाप्लास याद रखना, ठीक है, प्लास याद मत रखना भाई, कहीं आप प्लास याद रख लो इसको, ठीक है। आगे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन, पीछे वाले का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है,
पियरे लाप्लास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य, देखो भाई साहब आजकल एसएससी सीजीएल में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पुटअप किए जाने लगे, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देखो, देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये सबको पता है कि आप कई डायग्राम्स भी ऐसे देखते होंगे जिसमें पता चलता होगा कि अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। ठीक है, किसकी तरफ? चारों तरफ बना हुआ है, अर्थ के चारों तरफ। तो इसमें देखो एक बात बताऊं, यहां पर हिंदी में एक बार पढ़ रहा हूं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड का उद्देश्य क्या है? समुद्र में ज्वार भाटा, तो जब हम ओशियन में टाइड एंड एब यानी कि ज्वार भाटे की बात करते हैं तो वो तो किसकी वजह से आता है? तो चंद्रमा की गुरुत्वीय बल के कारण आ रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आ रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं हो रहा। ज्वार भाटा कैसे आ रहा है? गुरुत्वीय बल की वजह से आ रहा है। आगे ध्यान देना, पृथ्वी पर जीवन के लिए एक ऊर्जा का स्रोत, तो भाई साहब पृथ्वी को जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत का काम तो कौन कर रहा है? सोलर एनर्जी कर रही है, न कि मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है भाई। क्या गलत हो जाता है? एक ऑप्शन और पढ़ देता हूं मैं, नीचे वाला ऑप्शन देखो भाई, पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करना। एक बात बताइए, पृथ्वी के क्लाइमेट को नियंत्रित या उसको प्रभावित करने वाला तो जो कारक है वो क्या है? उसका अक्षांश विस्तार, या हम तापमान की बात करें तो वो हो सकता है। ठीक है, परंतु ठीक है, परंतु चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना जलवायु को नियंत्रित करेगा। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन सी को पढ़ते हैं, ये देखते हैं, पृथ्वी की सौर वायु। ठीक है, पृथ्वी को सौर वायु, ठीक है, सोलर विंड्स। जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य के ऊपर आग की लपटें, अभी के लिए इतना समझो, सोलर विंड्स का मतलब क्या है? होता है कि अर्थ जो सूर्य का जो कोरोना वाला पार्ट है, उसका बाहर वाला पार्ट है, वहां पर आग की लपटें उठती है। क्या उठती है? आग की लपटें उठती है। ठीक है, और ब्रह्मांडीय विकिरण यानी कि जो ब्रह्मांड का जो रेडिएशन है उससे उससे क्या बचाना। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है? सौर वायु यानी कि सोलर विंड्स, ठीक है, और क्या ब्रह्मांडीय विकिरण से हमारे को क्या करते हैं? बचाते हैं। तो भाई साहब एक लेवल का क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिए। यदि इसी ट्रेंड के ऊपर एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको जो है काफी सजग होना पड़ेगा, थोड़ा एक लेवल पर एडवांस पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, क्वेश्चन है 1 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितने किलोमीटर, यानी कि 1 डिग्री अक्षांश। क्या? 1 डिग्री अक्षांश। अब आपको पता है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान दो। जैसे हम बात कर रहे होंगे ये 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री, 0 डिग्री से जैसे इधर जाते हैं तो पृथ्वी के पूरे राउंड, इधर जाते हैं तो क्या, ठीक है, जब हम 0 डिग्री से इस तरफ की जाते हैं, 0 डिग्री, ये देशांतर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है अभी? देशांतर की। तो 0 डिग्री के यदि देशांतर की बात करें तो इधर कितने हैं? 180 डिग्री देशांतर, और इधर कितना है? 180 देशांतर। ठीक है, तो लगभग देशांतर कितने? 360 देशांतर। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अक्षांश। क्या पूछ रहा है? अक्षांश। तो ध्यान दो भाई साहब, जब हम पूर्व से पश्चिम की बात कर रहे होंगे तो ये वाली रेखाएं कौन सी है? अक्षांश रेखाएं। अब आप 0 डिग्री इसको मानो इक्वेटर को। किसको मानो? इक्वेटर को। पहले हम किसकी बात कर रहे थे? देशांतर की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? देशांतर की बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे होंगे 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा की, इक्वेटर की। किसकी बात कर रहे होंगे? इक्वेटर की बात कर रहे होंगे, विषुवत रेखा की बात कर रहे होंगे। तो यहां से जैसे जैसे हम क्या, यहां से हम कहां जाते हैं? मान लो हम 90 डिग्री, तो हमने क्या क्रॉस किया? अक्षांश रेखा। कौन सी क्रॉस किया? अक्षांश रेखा। और जैसे 0 डिग्री से इधर आते हैं तो हम दक्षिण अक्षांश, किसकी बात कर रहे हैं? 90 डिग्री दक्षिण अक्षांशों की हम बात कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि आप एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश जाते हो। मान लो एक अक्षांश ये है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश आप जाओगे तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी आएगी? वो आएगी भाई साहब 111 किलोमीटर। यानी कि ये कहा जा रहा है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश जाओगे तो कितने किलोमीटर का गैप आएगा?
111 किलोमीटर का। ठीक है, 111। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है वातावरण की कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन वातावरण की कुछ भौतिक, ठीक है, और यहां पर किसकी बात किया जा रहा है, फिजिकल, भौतिक और केमिकल एजेंसियों, यानी कि उसके एजेंट्स, कुछ फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कुछ कौन से हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, द्वारा भूप्रपट्टी की चट्टानें, किसकी बात की जा रही है भाई, भूप्रपट्टी की चट्टानों को यांत्रिक विघटन, ध्यान दो भाई साहब, किसकी बात कर रहा है ये, यांत्रिक विघटन की बात कर किया जा रहा है। सीधी सी बात है, देखो जितने भी भूप्रपट्टी के ऊपर जितने भी रॉक्स है, ठीक है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर काम कर रहे होते हैं जो चाहे केमिकली हो चाहे वो भौतिक रूप से हो, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका या तो यांत्रिक अपघटन कर रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। एक बात बताओ, भूप्रपट्टी पर जितनी भी चट्टानें होती है, क्या जितने भी चट्टानें होती है उसके ऊपर कोई ना कोई भौतिक और रासायनिक कारक जो है उनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अपघटन कर रहे होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपक्षय। क्या कहेंगे, अपक्षय। यहां पर मेरे प्यारे बच्चे एक कंसेप्ट आता है डेन्यूडेशन। मेरे प्यारे बच्चे क्या आता है, डेन्यूडेशन एक कंसेप्ट आता है, और डेन्यूडेशन को हिंदी में बोलते हैं अपन अन्नाच्छादन। क्या बोलते हैं, अन्नाच्छादन या डेन्यूडेशन। तो ध्यान देना, जब हम डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, अपक्षय या अपरदन, और इसमें जो है दो कंसेप्ट आता है, या तो अपक्षय और एक पॉइंट आता है अप्रदन। क्या होता है, अप्रदन। तो जैसे कोई रॉक्स है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, भूप्रपट्टी की चट्टानों का यांत्रिक विघटन और रासायनिक विघटन। यांत्रिक विघटन, और तो यांत्रिक विघटन कौन क्या होगा, यांत्रिक विघटन क्या होगा, जैसे वर्षा आ रही है या नदियां बह रही है, तो कहीं ना कहीं भूप्रपट्टी की चट्टानों का क्या होगा, अपक्षय होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, अपक्षय होगा। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर, टेम्परेचर का कम होना, ज्यादा होना, ये जो है वो क्या कर रहा होगा, रासायनिक डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन कर रहा होगा। इस कंसेप्ट को अपन क्या बोलेंगे, अपक्षय बोलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अपर्दन क्या होगा, यदि नदियों के द्वारा दूसरे स्थानों पर, क्या रिवर्स के द्वारा दूसरे स्थानों पर क्या किया जाएगा, अपघटन किया जाएगा, तो इसे अपन क्या बोल रहे होंगे, अप्रदन कहेंगे। क्या कहेंगे, अप्रदन कह रहे होंगे। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अपक्षय। राइट ऑप्शन क्या होगा, अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सिस्मोग्राफी। इजी है। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन क्या है, भूकंप, भूमिगत खनिज सामग्री, वर्षा का अवक्षेप, भूमिगत जल स्तर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिस्मोग्राफी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, भूकंप को मापने के लिए। किसके लिए किया जाता है, भूकंप को मापने के लिए किया जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है कि एंडोस्कोप, क्या एंडोस्कोप और थर्मामीटर, एंडोस्कोप और थर्मामीटर का प्रयोग जो है वो किसको मापने के लिए किया जाता है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि एंडोस्कोप और थर्मामीटर, क्या एंडोस्कोप और थर्मामीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। हमारे सामने एक क्वेश्चन था, सिस्मोग्राफी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, अर्थक्वेक को, भूकंप को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। भाई साहब, अब इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब एसएससी फैक्चुअल क्वेश्चनों पर डिपेंड नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं जो है कंसेप्चुअली क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन लास्ट के कई क्वेश्चन, यानी कि लास्ट के 3 क्वेश्चंस के पैटर्न या ट्रेंड चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, कंसेप्चुअली। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, फ्री मार्केट इकोनॉमी। भाई साहब ध्यान दो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्या फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की जा रही है, और यहां पर पूछा जा रहा है कि ये समाजवादी यानी कि सोशलिज्म, या प्रकार्यवादी व्यवस्था, या कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था, या सामंतवादी व्यवस्था, इनमें से कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है हम किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात किसमें करते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा भाई, समाजवाद में करते हैं, प्रकार्यवाद में करते हैं, या फिर पूंजीवाद में करते हैं। सबसे पहले आप इसको इस तरह समझिए, देखो बाजार है, यहां पर ये क्या है, बाजार, मार्केट है, क्या है, मार्केट।
दुनिया के अन्य देशों में भी क्या है, बाजार है, मार्केट है। ये ए कंट्री है, ये क्या है, ए देश है, और ये जो है ये क्या है, बी देश है। ये क्या है, बी देश है। सीधी सी बात है, ए देश से बी देश के जो बाजार है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। किससे, निर्यात से, या किससे जुड़े हुए होते हैं, आयात से। किससे जुड़े हुए होते हैं, आयात से, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आयात का मतलब क्या होता है, जब बी देश से ए देश में कोई क्या आ रही है, वस्तु आ रही है, तो एरो से समझ जाना। और जब, ठीक है, ए देश से बी देश में कोई वस्तु जा रही है तो इसको क्या कहेंगे, निर्यात कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्यात कहेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इस कंसेप्ट से ध्यान दो। ए देश बी देश के मार्केट में, क्या बी देश ने बी देश ने ऐसी पॉलिसीज बना रखी है, ऐसी नीतियां बना रखी है कि ए देश इसमें क्या कर सके, निर्यात कर सके, इंपोर्ट कर सके, इस मार्केट में अपनी वस्तुओं यानी कि गुड्स एंड सर्विस, वस्तुओं और सेवाओं को क्या कर सके, बेच सके। नहीं, ए देश ने भी क्या पॉलिसी बना रखी है, इसने भी अपने मार्केट को डेवलप करने के लिए पॉलिसी बना रखी है कि इसमें भी जो है बी देश क्या कर सकता है, चाहे वो आयात की बात हो चाहे निर्यात की बात हो। मेरी बात ध्यान से समझना। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या बोलेंगे इसको, फ्री मार्केट। और ये हमेशा कौन सी व्यवस्था में होता है, ये होता है पूंजीवादी व्यवस्थाओं में। कौन सी व्यवस्था में होता है, पूंजीवादी व्यवस्थाओं में होता है। क्योंकि समाजवादी व्यवस्था वाले देश, कौन से देश, समाजवादी व्यवस्था वाले देश, सोशलिज्म वाले जो कंट्री होते हैं, वहां पर फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं पाई जाती। इसका मतलब वो देश आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या करते हैं, लगभग बैन लगा के रखते हैं, प्रतिबंध लगा के रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं, जब कोई देश दूसरे देश की जो है वस्तुओं का आयात करे या वह उस देश में वस्तुओं का निर्यात कर सके, तो हम ये कह रहे होंगे कि उस देश में जो है मुक्त बाजार व्यवस्था है। क्या है वहां पर, मुक्त बाजार व्यवस्था है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये सिस्टम नहीं है तो हम उस देश के लिए ये बोल रहे होंगे कि वहां पर मुक्त बाजार व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कहां पर होता है, समाजवाद में। ऐसा कहां पर होता है, समाजवाद में। देखो, सामंतवाद जो है ये प्राचीनतम व्यवस्था है। ये क्या है, प्राचीनतम व्यवस्था है। जब कोई राज्य या कोई देश जो है वो अपने भूभाग को, क्या, अपने भूभाग को, ठीक है, अपने भूभाग को कुछ लोगों में क्या कर देता था, डिवाइड कर देता था। तो इस व्यवस्था को, इस यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो नियंत्रण करने वाले लोग थे, उन नियंत्रण करने वाले लोगों को हम क्या कहते थे, सामंत। क्या कहते थे, सामंत। और ऐसी विचारधारा को हम क्या कहते थे, सामंतवाद। मेरे प्यारे बच्चे, इस व्यवस्था को या इस विचारधारा को हम क्या कहते थे, सामंतवाद। क्या, सामंतवाद। आगे बढ़ते हैं। तो मुक्त बाजार व्यवस्था याद रखने की कोशिश करना, पूंजीवाद, इसका मतलब समाजवाद। पूंजीवाद का अपोजिट क्या होगा, समाजवाद। इसमें मुक्त बाजार व्यवस्था नहीं होगी, इसमें मुक्त बाजार व्यवस्था नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, घरेलू आय। किसकी बात कर रहे होंगे, घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, और इकोनॉमिक्स के कई क्वेश्चन ऐसे हैं वो भाई साहब बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब एसएससी का पैटर्न आजकल इकोनॉमिक्स में एक फैक्चुअल नहीं चल रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। इस क्वेश्चन से आइडिया लगा सकते हो कि आप एसएससी इकोनॉमिक्स में किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां पूछ रहा है कि डोमेस्टिक आय। क्या, डोमेस्टिक आय। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर लेते हैं कि डोमेस्टिक आय क्या होती है। ठीक है साथियों, ध्यान देना, डोमेस्टिक आय क्या होती है। देखो, कोई भी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र किसी भी देश में, क्या, किसी भी देश में अर्थव्यवस्था के मेनली 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। यानी कि व्यक्ति उत्पादन या वितरण, प्रोडक्शन कर रहा होगा वो 3 क्षेत्रों से कर रहा होगा। एक तो कौन सा होता है, प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, जहां से वह रॉ मटेरियल, क्या, रॉ मटेरियल, कच्चा माल का उत्पादन कर रहा होगा। किसका उत्पादन कर रहा होगा, कच्चे माल का उत्पादन कर रहा होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, क्या क्या होता है, कच्चे माल का उत्पादन होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेंगे अपन कृषि का, किसका लेंगे, कृषि का लेंगे। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे पशुपालन।
तो ये सब कच्चा माल प्रोवाइड करवा रहे हैं भाई। कृषि में जो है क्या गन्ना, मान लो एक एग्जांपल के लिए गन्ना का प्रोडक्शन हो रहा है, तो गन्ना क्या है, कच्चा माल है, तो इसका मतलब जो है कृषि किसका विषय है, प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। पशुपालन यानी कि दूध का प्रोडक्शन हो रहा है, इससे पनीर बन रहा होगा, तो पनीर कहाँ बनेगा, पनीर तो एक उत्पादित माल है, वो तो उद्योगों में बनेगा। कहाँ बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, उद्योगों में बना। तो कृषि, पशुपालन, खनन, माइनिंग, ठीक है, ठीक, ये सारे किसके विषय है, प्राथमिक क्षेत्र के। इसके अलावा इकोनॉमी का दूसरा क्षेत्र आता है सेकंड, द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आएगा, द्वितीयक क्षेत्र। इसमें हम बात कर रहे होंगे उद्योगों की। किसकी बात कर रहे होंगे, उद्योगों की, इंडस्ट्री की। तो ध्यान देना, प्राथमिक क्षेत्र से जिस कच्चे माल का उत्पादन किया जाएगा, ये कच्चा माल कहां पर आएगा, उद्योगों में। कहां पर आएगा, उद्योगों में, ठीक है। तो उद्योग किसका विषय है, द्वितीयक क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था का कौन से क्षेत्र में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में। एक क्षेत्र होता है तृतीयक क्षेत्र। कौन सा होता है, तृतीयक क्षेत्र, थर्ड, ठीक है, या टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं इकोनॉमी का। और इसमें होता है सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र, सर्विस। सर्विस का मतलब जैसे परिवहन का कोई काम कर रहा होगा, यदि परिवहन होगा, या अन्य सेवाएं, कोई भी सेवा हो गई, जैसे कोई टीचर का काम कर रहा है, कोई एडवोकेट है, वो इकोनॉमी का कौन सा क्षेत्र आएगा, तीसरा क्षेत्र। अब मेरी बात ध्यान समझना, क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है। हम बात कर रहे होंगे किसकी, घरेलू आय की। किसकी बात कर रहे होंगे, घरेलू आय का। इसका मतलब कोई भी जो है क्या, कोई भी व्यक्ति जो है वो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में काम कर रहा होगा। यानी कि पूरी इकोनॉमी किससे चल रही है, हमारी इनकम किससे आ रही है, या तो प्राथमिक क्षेत्र से, या द्वितीयक क्षेत्र से, या तृतीयक क्षेत्र से आ रही होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक वित्त वर्ष में, क्या, जब हम बात कर रहे होंगे एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि जब जब हम अर्थव्यवस्था में कई चीजों की बात कर रहे होंगे, तो हम किसका काउंट कर रहे होंगे, एक फाइनेंशियल ईयर, पूरे एक वित्त वर्ष की बात कर रहे होंगे। यहां पर समझने की कोशिश करना, एक वित्त वर्ष में उत्पादित, एक वित्त वर्ष में उत्पादित, एक वित्त वर्ष में उत्पादित, ठीक है, वस्तु, या तो उत्पादित क्या क्या हो सकती है, या तो वस्तु हो सकती है, ठीक है, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं। भाई कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, परिवहन का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई टीचर है, तो वो भी क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी इकोनॉमी का पार्ट है, वो भी अपनी इनकम क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, एक वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को, क्या, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को, ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होगा वो क्या होगा, आय होगी। कुल क्या होगी, आय। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, घरेलू आय, डोमेस्टिक आय। इसका मतलब है राष्ट्र की सीमाओं के अंदर, किस, क्या, राष्ट्र की सीमाओं के अंदर। तो क्वेश्चन ध्यान समझना कि राष्ट्र, कोई, यानी कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्र की सीमाओं के अंदर अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम। तो एक बात बताओ, देश के सीमा के अंदर की बात हो रही है, देश के अंदर की बात हो रही है। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि देश के सभी कर्मचारियों के द्वारा अर्जित आय। बिल्कुल भाई, सभी कर्मचारी क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेवा। क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेवा। तो ये ऐड होगी कि नहीं होगी, होगी। उसके बाद में फिर हम क्या कह रहे हैं, देश के निवासियों के द्वारा अर्जित आय। बिल्कुल भाई, देश का निवासी कोई प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई द्वितीयक क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई तृतीयक क्षेत्र में काम कर रहा है, तो ये भी किस में शामिल होगी, घरेलू आय में। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि देश के सभी उद्योगों का लाभ, भाई जो भी इंडस्ट्री है वो अपना मुनाफा कमा रही है, वो भी किस में जुड़ रहा है, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य में। किस में जुड़ रहा है, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य में जुड़ रहा है। तो ये भी जो है घरेलू आय में क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा भाई, ऐड होगा। यहां पर आगे क्या बोला जा रहा है, देश के बाहर, देश के बाहर निवासियों के द्वारा। मान लो आपके घर में से, आपके परिवार में से कोई व्यक्ति अमेरिका जाकर जो है वो कमाई कर रहा है, ठीक है, और वो घर भेज रहा है, तो वो आय हम किस में ऐड नहीं करेंगे, घरेलू आय में। किस में ऐड नहीं करेंगे, घरेलू आय में। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, निम्नलिखित में से के, निम्नलिखित में से घरेलू आय में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है भाई, इसमें शामिल नहीं है देश के बाहर निवासियों के द्वारा जो अर्जित आय है, इसको बोलते हैं हम रेमिटेंस। क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है, उसको हम ऐड नहीं करते। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अभी अभी जस्ट मैं बता चुका हूं। अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि उद्योग, और टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर
इज ए पार्ट ऑफ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पार्ट किसका है भाई, प्राथमिक क्षेत्र का। किसका पार्ट है, प्राथमिक क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं, उद्योग। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं, उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, सेवा क्षेत्र। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को कितने ध्यान देव हिसाब। औद्योगिक नीति, ठीक है, इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशंस की बात कर रहे होंगे, इंडस्ट्री पॉलिसीज की बात कर रहे होंगे, तो इसमें उद्योगों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया, उद्योगों को जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। अरे भाई कोई उद्योग जो है वो या तो क्या हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, यानी कि निजी उद्योग हो सकता है। क्या हो सकता है, निजी उद्योग हो सकता है, या क्या हो सकता है, सरकारी, क्या सरकारी उद्योग हो सकता है, ठीक है, लोक, ठीक, या पब्लिक इंडस्ट्री हो सकती है। और ये क्या हो सकता है, संयुक्त, क्या हो सकता है, संयुक्त उद्योग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, संयुक्त उद्योग, जॉइंट उद्योग, जिसमें गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रहा होगा और उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी उसमें रोल होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त उद्योग। क्या बोलेंगे इसको, संयुक्त उद्योग। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, 3 वर्गों में, निजी उद्योग, सरकारी उद्योग और संयुक्त उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ, इस शब्द में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। सब देखो, भारत में बीएफएसआई, भारत में बीएफएसआई, भारत में बीएफएसआई, बीएफएसआई, ठीक है, से तात्पर्य क्या है, बैंकिंग वित्तीय सेवाएं, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म की बात हो रही है, ये बैंकिंग वित्तीय सेवाएं से है। यह उन उद्योगों को एक व्यापक शब्द है जो वित्तीय उत्पादन और सेवाओं में क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। तो देखो बी से, बी की क्या है कि बैंकिंग, नेक्स्ट है फाइनेंस, नेक्स्ट किसकी बात कर रहे होंगे, फाइनेंशियल सर्विस। तो पहला कौन सा आएगा, बैंकिंग की बात कर रहे होंगे, उसके बाद में क्या बात कर रहे होंगे, फाइनेंशियल सर्विस की बात कर रहे होंगे। और आई से क्या होगा, इंश्योरेंस। क्या किससे संबंधित होगा, इंश्योरेंस। तो इसमें